हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम फिर से अपनी इतिहास की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, जिसमें हमने क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में पढ़ा था, कुछ राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी घटनाएं, उनमें कुछ आंदोलन भी थे, कुछ घटनाएं भी थीं, और कुछ आपके क्या थे, उसमें षड्यंत्र भी हमने पढ़े थे। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ घटनाएं भी हैं और हम इसमें कुछ क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हैं, जो कि राष्ट्रवादी भी हैं, उग्रवादी भी हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारी आगे की जो क्लास होगी वो इनके बारे में ही पढ़ना रहेगा, उनकी घटनाएं और जो क्रांतिकारी लीडर्स हैं उनके बारे में पढ़ना रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो हम बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएंगे, बेहतर से बेहतर क्लास दे पाएंगे। और अब मैं और भी कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ कि अब हर एक टॉपिक की क्लास स्टार्ट कराऊँगा। अब भले ही आपको एक ही क्लास मिल पाए डेली या दो मिल पाएँ, लेकिन अब लगभग जो है लगातार आपको क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा और हम हर एक टॉपिक की क्लास देना आप लोगों को शुरू कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ एंजॉय कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बाल गंगाधर तिलक से। ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, दो दल आए थे, एक गरम दल एक नरम दल। तो ये गरम दल के नेता थे और ये गरम दल के नेता जो थे तो ये इनमें थोड़ा सा उग्रवाद भी था, इसीलिए इनको क्रांतिकारी भी इनको बोला जाता है। और ये भारतीय क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। नेहरू जी तो इनको भारतीय क्रांति का जनक भी बोल के गए हैं। तो फिलहाल तो इनको एक एक चीज़ करके पढ़ते हैं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, ये नाम आप बहुत ही इसको तो परिचित ही होंगे कि ये इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। अगर आप आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं, उग्रवाद के बारे में पढ़ते हैं और बाल गंगाधर तिलक को नहीं जानते हैं, आपके इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 28 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। अब 28 जुलाई 1856 में इनका महाराष्ट्र में जन्म होता है और इनकी जो डेथ होती है दोस्तों, वो 1 अगस्त 1920 को होती है। और ये वो डेट है जिस दिन गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे होंगे, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु होती है। तो ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनकी मृत्यु हुई है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि गांधी जी इसी दिन अपना असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अब इनकी कुछ उपाधियां हैं, इनको कुछ अलग अलग नामों से बुलाया गया है या अलग अलग इनको टाइटल दिए गए हैं। तो आपको दिख रहा होगा, इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी बोला जाता है। मैंने यहाँ पे बीजी तिलक करके लिखा है, लोकमान्य बीजी तिलक, आप समझ सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक। अब इनको क्या बोला गया है, भारतीय राष्ट्रवादी ये थे ही थे, भारत के राष्ट्रवादी एक नेता थे, उग्रवादी भी नेता थे। और इनको हिंदू राष्ट्रवाद का जनक बोला जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद का जनक ये चाहते थे कि हिंदू राष्ट्रवाद बने, और ऐसा आज भी कुछ लोग चाहते हैं। लेकिन बाद में जो हुआ वो आपको पता है, ये एक सेकुलर नेशन बना। तो ये भारतीय राष्ट्रवादी आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले समर्थक कौन थे जो हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थक करते हैं, तो वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। आपको अपने क्वेश्चन से होना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है, ये गणित के शिक्षक थे, महाराष्ट्र में गणित के टीचर भी थे, शिक्षक थे गणित के। और इनको भारतीय क्रांति का जनक बोला गया है नेहरू जी के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, किसके द्वारा इनको भारतीय क्रांति का जनक बोला गया है। गांधी जी ने इनके बारे में क्या कहा है, गांधी जी बोलते हैं कि आधुनिक भारत का इन्हें निर्माता कहा जाता है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा रोल रहता है उस टाइम पे, उस समय के अनुसार। इन्होंने एक नारा भी दिया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इनका नारा था। तो स्वराज्य, अगर आपसे कभी भी ऐसे ही पूछ लिया जाए कि स्वराज्य का ये किससे संबंध है, तो ये बाल गंगाधर तिलक आप ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं।
अब बाल गंगाधर तिलक के दो पत्र थे, एक तो मराठा था जो कि इंग्लिश भाषा में था, और एक केसरी था जो कि मराठी भाषा में था। तो ये दोनों मतलब एक तरीके से अलग अलग फैक्ट हैं। मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में और केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। अभी जो मराठी भाषा में केसरी पत्र आपका था, इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है दोस्तों, और वो दोस्तों ये चीज़ है क्या कि इसमें देश का दुर्भाग्य नाम से एक टाइटल लिखा गया है, एक मतलब कुछ लिखा गया है, कंटेंट कुछ। तो उसमें क्या बताया गया है, 1897 में ये लिखा गया था केसरी पत्र देश का दुर्भाग्य नाम से। और इस पत्र के बाद क्या हुआ था, ये पत्र बड़ा ही प्रचलित हुआ था, और बाद में इनको इसी पत्र के जरिए क्या कर दिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया इसी पत्र के विरोध में, क्योंकि ये पत्र जनता तक जा रहा था और जनता को इनकी क्रांतिकारी बातें जो हैं वो सुनने को मिल रही थी, और जनता क्या हो रही थी, एक तरीके से जाग रही थी, और ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल भी नहीं भा रही थी। तो इनको गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में भेज दिया। अब जब इनको मांडले जेल में भेज दिया गया तो इन्होंने वहाँ एक पुस्तक की रचना की, और वो पुस्तक है गीता रहस्य। मतलब जो गीता बुक है ना, उसके रहस्य के बारे में इन्होंने कुछ लिखा उस बुक में, कि गीता में एक्चुअल में कहा क्या गया है, तो वो बातें इन्होंने लिखी थी। अब आपको मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, और उससे भी पिछली क्लासों में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक होम रूल आंदोलन चला था, और होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ही इसके जनक थे। हालांकि ये होम रूल शब्द तो आपका आयरलैंड से आया था, और लेकिन भारत में जो होम रूल आया था वो बाल गंगाधर तिलक के ही जरिए चला था, और ये अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र पुणे से। बाद में सितंबर 1916 में मद्रास में भी इसे स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट के जरिए। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन को चलाया था, और बाद में ये होम रूल आंदोलन क्या हुए थे, जो एक एनी बेसेंट चला रही थी और एक आपका महाराष्ट्र में ये चला रहे थे, ये बाद में एक हो गए थे 1917 में। और इसी होम रूल आंदोलन के आधार पर 1917 में ही गांधी जी ने क्या किया था, अखिल होम रूल संघ बनाया था, जिसके अध्यक्ष वो खुद बने थे, उसके अध्यक्ष भी बने थे, और उस संघ का निर्माण भी इन्होंने किया था। बाद में ये जो होम रूल था, ये होम रूल कांग्रेस में विलय हो गया, क्योंकि बाद में आपको होम रूल की कोई चीज़ दिखती नहीं है। तो ये होम रूल क्या होता है, कांग्रेस में विलय हो जाता है। जब ये अखिल होम रूल संघ बनता है, उसके साथ ही ये विलय कर लिया जाता है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस का उस समय वर्चस्व था, हर एक मतलब ईयर पे एक उसका सेशन हो रहा था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, और यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक अगले क्रांतिकारी की ओर बढ़ते हैं, लाला लाजपत राय। नाम सुना होगा आपने। 1865 से लेके 1928 तक इनका कार्यकाल रहता है। कार्यकाल बोले तो इनका जीवन यहाँ तक चलता है। 1865 में इनका जन्म होता है, 28 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इनके बारे में कुछ बोला गया है दोस्तों, इनको क्या बोला गया है, पंजाब का शेर बोला गया है, इन्हें पंजाब केसरी बोला गया है। अब केसरी का मतलब भी शेर ही होता है, तो पंजाब केसरी कहें या पंजाब का शेर कहें, बात एक ही है। साइमन कमीशन इन्हीं के टाइम पे आया था, जब मतलब ये 1928 तक इनका लाइफ रहा है। तो साइमन कमीशन आया था उसी टाइम पे 1927 और 28 में, तो इन्होंने उसका विरोध किया था। और ये जो साइमन कमीशन है, ये 3 फरवरी 1928 को पहले तो बम्बई में आया, फिर इसको 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर ले जाया गया। और ये साइमन कमीशन मतलब क्या, कोई मतलब कोई चीज़ थी, कोई वस्तु थी? ये साइमन कमीशन एक व्यक्ति का नाम था। तो वो 3 फरवरी 1928 को पहले मुंबई में आता है, और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में जाता है। ये क्या था, एक 7 सदस्यीय एक मतलब साइमन कमीशन, एक व्यक्ति का तो नाम था ही था, लेकिन इस कमीशन इसमें जो नाम जुड़ता है ना, साइमन नाम का व्यक्ति था, और जो कमीशन था उसमें 7 लोग थे। तो वो 7 सदस्य क्या थे, वो सातों के सातों क्या थे, आपके अंग्रेज थे। अब ये साइमन कमीशन आया क्यों था, जो 1919 में एक आपका क्या आया था, अधिनियम आया था, क्या नाम था उसका, मॉन्टगे चेम्सफोर्ड सुधार आया था। और हर एक जो भी इनका अधिनियम आता था, ये 10 साल के बाद अपना उसका चेक करते थे कि वो अधिनियम कितना सफल रहा है या क्या उसकी कमियां रही हैं। तो उसी को चेक करने के लिए आ रहा था। हालांकि 1929 में आना था 10 साल बाद, लेकिन ये 1 साल पहले ही आ गया था।
तो और ये आए इसलिए थे क्योंकि अब ये संविधान बनाएंगे भारत के लिए, और भारत के लिए संविधान बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन किसी भी भारतीय को इस कमीशन में नहीं लिया गया था। सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे, और इसीलिए इसका विरोध हुआ था, और विरोध होना लाजमी भी था क्योंकि भारत का आप संविधान बना रहे हो और भारत का कोई व्यक्ति भी नहीं उसमें शामिल कर रहे हो, सभी के सभी अंग्रेज उसमें शामिल थे। और ये ऐसा समझते थे कि भारतीयों में इतनी बुद्धि कहाँ है कि ये संविधान बनाएंगे, और इसी के चलते क्योंकि 1928 की ये घटना है, अभी मैं आगे उस घटना को जोड़ूंगा जब मैं उस चीज़ को पढ़ाऊंगा कि उसी टाइम पे सेम टाइम पे मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, नेहरू रिपोर्ट को ला के रख दिया था। और नेहरू रिपोर्ट इस बात का ये प्रमाण थी कि अंग्रेज जो समझ रहे थे कि भारतीयों में कोई भी मतलब तार्किक ज्ञान नहीं है, कोई भी कानूनी मतलब ज्ञान नहीं है, ये कैसे कानून बना सकते हैं, कैसे संविधान बना सकते हैं, मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में सिद्ध कर दिया था कि हम भी अपना कानून, अपना संविधान बना सकते हैं। तो वो जब मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगा नेहरू रिपोर्ट के बारे में तो इस चीज़ को फिर से मैं वहाँ पे आपको रिकॉल कराता जाऊँगा। अब साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ उसमें क्या हुआ था, लाठी चार्ज की गई थी, लाठी चार्ज हुई थी साइमन कमीशन के विरोध में। और उस लाठी चार्ज में क्या हुआ था, लोगों पर लाठियाँ बरसाई गई थी, जिसमें लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो जाती है लाठियों के लगने से। इनके सर पर लाठी लग जाती है, स्कॉट और सैंडर्स के द्वारा मतलब जो लाठियाँ बरसाई गई थी उनमें। अब स्कॉट एक व्यक्ति था जिसने लाठी मतलब चार्ज करने का आदेश दिया था, ये क्या था, एसपी था, और एक एएसपी था मतलब असिस्टेंट जो होता है ना एसपी, वो होता, उसका नाम सैंडर्स था, जिसने लाला जी को लाठी मारी थी। अब लाला जी को जब लाठी मारी थी 23 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाठी मारी थी, क्योंकि लाहौर में ये मतलब विरोध हो रहा था और लाहौर में ही लाला लाजपत राय इसका मतलब क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और लाला लाजपत राय का सभी लोग थे वहाँ पे, भगत सिंह भी थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, और सभी लोग विरोध कर रहे थे कि साइमन कमीशन को वापस भेजो। और उसी टाइम पे लाठी चार्ज हो जाती है क्योंकि ये लोग इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं और साइमन कमीशन मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, तो इसीलिए लाठी चार्ज होती है। तो 17 नवंबर 1928 को घायल होने की वजह से 17 नवंबर 1928 को क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हो जाती है तो उनकी हत्या के बदले में, लाला जी की हत्या के बदले में अगले महीने की 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स को गोली मार दी थी। ठीक एक महीने बाद लाला जी की मौत का बदला ले लिया जाता है और वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के द्वारा लिया जाता है। अब इस मामले में क्या होता है, अंग्रेज़ों को शक हो जाता है कि किसी मतलब सिख व्यक्ति ने क्या है सैंडर्स को गोली मारी है, और उनका सीधा सीधा शक क्या होता है, भगत सिंह पर ही होता है। और होना भी था क्योंकि उस समय वही एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो मतलब उस समय उस रोल को निभा पा रहे थे। मतलब एक तरीके से जो क्रांतिकारी तो बहुत हुए हैं, लेकिन अगर आप क्रांतिकारियों के बारे में देखेंगे तो भगत सिंह मतलब एक अलग ही नाम आता है, आप लोग भी जानते हैं। अब लाला जी की कुछ पुस्तकें हैं, उनकी पुस्तकों का नाम है, एक तो है अनहैप्पी इंडिया। अब अनहैप्पी इंडिया है, एक तरुण भारत है, एक यंग इंडिया है। अब ये जो यंग इंडिया पुस्तक है, एक यंग इंडिया नाम से एक महात्मा गांधी की भी पुस्तक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए यंग इंडिया सिर्फ लाला लाजपत राय की ही नहीं है, बल्कि किनकी है, महात्मा गांधी की भी पुस्तक है, तो आप कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बिपिन चंद्र पाल के बारे में पढ़ते हैं। बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही नाम लाल बाल पाल, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही नाम आपको पता होने चाहिए, इनके फुल नाम भी पता होने चाहिए। और इनका जो जन्म मतलब हुआ था 1858 में हुआ था और 1932 में इनकी क्या होती है, डेथ होती है। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए बिपिन चंद्र पाल के बारे में, बस इतना पता हो काफ़ी है। और बिपिन चंद्र पाल की कुछ पुस्तकें हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। और वो पुस्तक क्या है, एक तो आपकी क्या है, इंडियन नेशनलिज्म है, द सोल ऑफ, इसमें यहाँ पे मैं लिखना ही भूल गया कि द सोल ऑफ क्या है, द सोल ऑफ नेशन यहाँ पे शायद यहाँ पे है, मतलब मुझे भी कंफर्म ध्यान नहीं है कि वो क्या है, सोल ऑफ नेशन है, द सोल ऑफ नेशन या सोल ऑफ इंडिया हो सकता है। मैं मतलब इनकी पुस्तक के बारे में भूल गया लिखना कि क्या यहाँ पे था। अब एक इनकी जो नेक्स्ट पुस्तक है
क्या है, परिदर्शक पत्रिका इनकी एक पुस्तक है। द डेमोक्रेट पत्रिका इनकी एक, मतलब ये इनके द्वारा कुछ लिखी गई पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, या इनके द्वारा मतलब लिखे गए कुछ विचार हैं, आप ऐसा भी मान सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है 1922 में, उसके बाद नहीं, मतलब ये घटनाएं हमने पढ़ ली हैं। अब एक इम्पोर्टेंट घटना है जिसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि आगे जब हम गांधी जी का असहयोग आंदोलन पढ़ रहे होंगे तब भी इसकी बात हम करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इसका उससे बहुत बड़ा कनेक्शन है असहयोग आंदोलन से। लेकिन यहाँ पर भी हम अभी क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनकी चीज़ें थोड़ी बहुत जो क्रांतिकारी हैं उनकी पढ़नी पड़ेंगी हम चीज़ों को। अब 1922 में क्या हुआ है दोस्तों, एक गया अधिवेशन होता है। गया मतलब बिहार में एक जगह है गया, तो वहाँ पे एक अधिवेशन होता है। और उस अधिवेशन के बाद क्या होता है, जो दो व्यक्ति होते हैं, एक चित्तरंजन दास और एक आपके होते हैं मोतीलाल नेहरू। इनका मतलब कांग्रेस से कुछ बनती नहीं है और इन्हें कुछ रूल, कुछ नियम, कुछ मतलब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं कांग्रेस की, और ये अपनी एक अलग ही पार्टी बना देते हैं, स्वराज्य पार्टी, जिसका नाम क्या होता है, स्वराज्य पार्टी। और ये इलाहाबाद में क्या होती है, इनकी स्थापना ये करते हैं। और 1923 में इस स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं चित्तरंजन दास, और उपाध्यक्ष या इनको सचिव भी बोलें तो कुछ भी गलत नहीं, मोतीलाल नेहरू। कभी भी आपसे पूछा जाए कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने दी, तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों कैसे व्यक्ति थे, परिवर्तन समर्थक नेता थे। ये मतलब परिवर्तन चाहते थे कि जो भी माहौल है उसका बदलना बहुत ज़रूरी है। ये परिवर्तन समर्थक नेता थे, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और पार्टी है, मतलब एक और जो क्रांतिकारी पार्टी है उसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 1920 में बनी थी। और इसकी जो स्थापना होती है वो 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में होती है। और ये स्थापना क्यों होती है, रूस में भी एक उसी टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी रूस में, तो उसी से ये प्रभावित थे। उसी से प्रभावित होकर इस पार्टी की स्थापना की गई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके संस्थापक जो थे वो मानवेंद्र नाथ राय थे। अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो AM राय भी बोला जाता है। तो ये मानवेंद्र नाथ राय थे जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद आपको एक पार्टी और दिख रही होगी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान गणतंत्र संघ, जिसको HRA बोला जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब एक संस्था है, और ये क्रांतिकारियों द्वारा ही बनाई गई एक संस्था है। इसकी स्थापना आपकी कब होती है, 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और इसके जो संस्थापक होते हैं वो सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, नरेंद्र मोहन हैं, प्रतुल गांगुली हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, योगेश चंद चटर्जी हैं। और इसमें जो सदस्य हैं, बहुत सारे सदस्य इसमें हैं, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक मतलब एक क्या था, एक संगठन था। और संगठन में कोई एक आदमी तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी होते हैं, अशफाक उल्लाह भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे सारे लोग थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। जिसमें बाद में क्या होता है, एक जो नौजवान सभा बनती है, और वो भगत सिंह के द्वारा स्थापित की जाती है नौजवान सभा 1928 में। तो वो नौजवान सभा भी इसमें क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसका नाम वो 1928 में चेंज होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे मतलब क्रांतिकारी होते हैं, भगत सिंह वगैरह, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी मतलब क्रांतिकारी गुट होता है वो सारे के सारे इसी संस्था के अंडर में काम करते हैं। अब HRA की एक मैगजीन भी छपती थी, क्योंकि लोगों को जागरूक करने के लिए सिर्फ खुद को जागना जरूरी नहीं है, दूसरों को जगाना भी बहुत ज़रूरी था। तो ये एक मैगजीन छापते थे जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल मतलब इस मैगजीन को मतलब क्या करते थे, एक तरीके से सपोर्ट करते थे, चलाते थे। और ये रिवोल्यूशनरी मैगजीन कही जाती थी, जिसमें गांधी जी के बारे में एक बात बोली गई है कि गांधी जी क्या है, ये छद्मवेशी महात्मा है। छद्मवेशी मतलब इसका कोई मतलब मूड नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अभी अच्छा खासा मतलब असहयोग आंदोलन चल रहा था, और ऐसा लग भी रहा था कि असहयोग आंदोलन अगर और साल 2 साल चल गया तो हमें आज़ादी मिल सकती है। लेकिन वो एक ऐसी घटना के द्वारा मतलब क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं चौरी चौरा।
घटना तो एक स्थान पे हुई लेकिन आंदोलन पूरे देश का ठप कर देते हैं। तो मतलब इन्होंने इस कारण इसे छद्मवेशी मतलब महात्मा गांधी को बोला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अब एक काकोरी कांड जो हुआ था वो आपको नाम तो आपने सुना ही होगा। और अब इस काकोरी कांड का जो नाम है वो काकोरी कांड नहीं रखा गया, अब इसको काकोरी एक्शन कर दिया गया है। कांड तो अंग्रेजों ने इसको बोला था ये काकोरी कांड है, लेकिन वो असल में क्या था, एक एक्शन था, काकोरी एक्शन। तो अब इसका नाम काकोरी एक्शन कर दिया गया है। फिलहाल आपको काकोरी कांड के नाम से तो पता ही होना चाहिए। और ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। क्या थी ये घटना? 29 क्रांतिकारियों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था। और ये 29 क्रांतिकारियों ने क्या किया था, लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली एक ट्रेन थी, उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन, उसको लूट लिया था। क्या कर लिया था? उसको लूट लिया था। जिसमें क्या हुआ था, उसमें जो 29 क्रांतिकारी थे उनमें से 4 को तो फांसी हो गई थी। और वो 4 व्यक्ति कौन थे? ठाकुर रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्लाह खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। इन 4 लोगों को मतलब क्या है, पकड़ लिया गया था काकोरी कांड में, और इनको क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। अब ठाकुर रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई, ये जगह भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो मैं यहाँ पे जगह लिख के लाया हूँ। इनको इलाहाबाद में फांसी दी गई थी ठाकुर रोशन सिंह को, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और 4 व्यक्ति थे जो और थे, उनको क्या हुआ था, आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। और 17 लोग जो और थे उनको क्या हुई थी, उनको भी एक बहुत बड़ी सज़ा हुई थी। तो मतलब बहुत से क्रांतिकारियों को सज़ा हुई थी, लेकिन एक ऐसा क्रांतिकारी था जो इससे भाग कर निकल गया था, और उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि फरार हो गए थे और ये नहीं मिले थे अंग्रेज़ों को। और इन्होंने ही क्या किया था, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कर दी थी, जो अभी तक क्या थी, मैंने अभी पिछली में क्या बताया स्लाइड में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, उसमें सोशलिस्ट शब्द एक जोड़ दिया था। अब सोशलिस्ट जोड़ने का मतलब भी इनका था कि समाज को भी इसके साथ जोड़ा जाए और समाज के हर तबके को इसकी जानकारी हो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आज़ादी के लिए पूरी तरह से जोर पर काम कर रही है। तो ये 1928 में मतलब क्या होता है, इसका नाम ये पड़ता है या इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे? इसको HSRA भी बोला जाता है शॉर्टकट में। फिरोज शाह कोटला मैदान जो दिल्ली में है, वहाँ पे इसकी स्थापना होती है। और ये इसका ऑफिशियल लोगो है, आप लोगों को दिख रहा होगा इसका ऑफिशियल लोगो। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये इसका क्या है, ऑफिशियल लोगो है। क्या लिखा है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इसको एसोसिएशन भी बोल देते हैं और आर्मी भी बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की क्लास जो है दोस्तों वो हमारी यहीं तक है, और अगली जो क्लास हमारी होगी उसमें हम शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे, और भी क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। बटुकेश्वर दत्त हैं, सुखदेव हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और भगत सिंह पर हमारा तो खास फोकस रहने वाला है, और बहुत अच्छे से मैं इसको पढ़ाऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को मतलब ज़रूर देखना, अगली जो वीडियो मेरी आने वाली है उसको ज़रूर ही देखना। तो अभी तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारी वीडियो को देख पाएँ। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही कंटेंट के साथ। अब लगातार क्लासें होंगी, मतलब हर एक, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब एक दिन में मतलब 10 क्लासें होंगी, मतलब आपको क्लास मिलती रहेगी। अब जल्द से मैं, पहला मेरा प्लान है कि इस इतिहास को ख़त्म किया जाए पहले, और फिर हिंदी है, हिंदी की क्लास आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी जल्दी। और भी मतलब पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन सभी चीज़ों की क्लास अब मैं लगातार मतलब बनाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।